तो पढ़ लेते हैं, कल नहीं जाएंगे। बाकी भक्तगणों से कह देना जो भी गोत मार रहा हो बीच बीच में। अरे हाँ, कल, उसके एक दिन बाद और 2 दिन गायब। नहीं आओ कि बताओ, उनकी इच्छा है। तो तुम्हें बीमार होना हो तो इसके बीच में कोई दिन ढूंढ लेना जिस दिन लाइव रहे। ऐसा उन्हीं दिन बीमार मत होना जिस दिन लाइव नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो हम बात एक बार ईएलपी वगैरह में कुछ दिया हो तो वो डिस्कस कर लो। ईएलपी निकाल लो। तू ईएलपी नहीं लाती, जो नहीं लाती यहाँ रखी रहती है, उसको भी पता नहीं कहाँ चपत कर दी। यहाँ थी जो कहाँ गई, मैं रख के जाता हूँ यहाँ पे। ईएलपी नंबर 5 में क्वेश्चन 1 2 3 4 में डाउट। क्वेश्चन 1 2 3 4 नहीं। इसके बाद शायद 6 दिया था, नहीं 7, 7 दिया था। हुआ 9, बस यही थे शायद। 10वां भी था। अच्छा ये तो पता है तुझे 10वां भी था। 10वें में बोलो, 10वें में कोई दुख हो तो यार। 10 में, 10वें में अपने को यू दिया हुआ है और कण मूल बिंदु पर है और वेग कुछ के साथ आगे बढ़ रहा है। कण के त्वरण का परिमाण होगा। तो सबसे पहले अपन यहां पर क्या निकाल लें, बल निकाल लें। तो u से बल कैसे निकलेगा? F बराबर, F सदिश बराबर माइनस का 7 और x के सापेक्ष अवकलन किया तो i कैप प्लस 24 j कैप। और बल आने के बाद अगर मुझे त्वरण निकालना है तो क्या करना है, बस द्रव्यमान से भाग देना है। तो परिमाणों के रूप में ये बात कर रहा है, तो इस बल का परिमाण कितना है बेटा? 25, याद है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट वगैरह वाला। 25/5 मतलब ये वेग वगैरह का कोई यूज नहीं है इसमें। चलिए, और ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था अपन ने? मुझे जहां तक पता है एक तो अपना वो 3 लिखे थे अपन ने। पहला क्या लिखा था? हाँ ऐसा ही होगा। सो बता, तो क्वेश्चन तो बता बेटा मेरे। 5r माइनस आर स्क्वायर। और उसके बाद दूसरा क्या लिखा था? एक मिनट, u बराबर p अपॉन आर स्क्वायर माइनस q अपॉन आर, ठीक है। और तीसरा अपन ने लिखा था u बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, ठीक है। तो हमारे प्रोसेस ओके, हमारे प्रोसेस क्या रहेंगे
कि सबसे पहला तो कि कहां पर अपना साम्य अवस्था होगा, उस बिंदु को पता करने के लिए माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर करेंगे। माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर यानी 5 - 2r, और जैसे इसको 0 के बराबर करेंगे आर का मान स्थाई है या अस्थाई है उसके लिए एक बार अवकलन करेंगे डी यू बाई डी आर, तो ये हो जाएगा 5 - 2r, और डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर ये हो जाएगा -2 <0। और ये किसको बताता है? मैक्सिमा को बताता है, और मैक्सिमा जैसा आकार अपना क्या बताता है? अस्थाई। ठीक है, तो पहले मैक्सिमा मिनिमा से रिलेट कर ले। मैं उस दिन भी शायद डायरेक्ट रिलेट कर रहा था कुछ कि मैक्सिमा अस्थाई कुछ। चलिए, और इसके आगे इसमें कुछ ढूंढना था हमें, नहीं, तो सेम काम यहाँ पर कर लेते हैं। कहां पर साम्य अवस्था होगी उसके लिए पहले बल निकाल लिया जाए, माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर करके। यार बेटे कोई बाहर जाना है यार, ये एसी मुझे लग नहीं रहा चल रहा है, उसको बोलियो या तो एसी या पंखे कुछ करेगा एडजस्ट। और यहाँ पर अपने को अगर माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर करना है तो क्या हो जाएगा? आर ऊपर जाएगा, आर पावर -2 बनेगी, तो -2p बनेगा, और नीचे आर क्यूब बनेगा माइनस। फिर इसके बाद ये आर ऊपर जाएगा तो माइनस आगे आएगा, तो प्लस p और अपॉन आर स्क्वायर, और यही पूरा 0 के बराबर है। यहाँ पर सॉरी q, और ये आर स्क्वायर, और इसी को 0 के बराबर करना है तो ये हो जाएगा 2p अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू q अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2p बाय क्यू, है ना। ये आगे साम्य अवस्था। यहाँ से अवकलन की बात है तो एक बार अवकलन ये कर ही चुके हैं, यानी डी यू बाय डी आर जो है वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, माइनस ऑफ 2p अपॉन आर क्यूब और प्लस के साथ q अपॉन आर, और डबल डिफरेंशिएशन अगर हम कर देते हैं तो डबल डिफरेंशिएशन पे क्या पता लगेगा? यहाँ से आर क्यूब ऊपर जाएगा -3 के साथ, तो +6p अपॉन आर पावर, और यहाँ पर -2q अपॉन आर क्यूब। और आर की इस वैल्यू के लिए बात करेंगे, तो आर की ये वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो 6p अपॉन आर पावर 4 के लिए ये हो जाएगा 16p पावर 4 इंटू क्यू पावर 4 -2q, और ये हो जाएगा 8p क्यूब क्यू क्यूब। एक p से p उड़ा देंगे तो ये पहले तो यहाँ से 3/8 कर दो इसे, ये 2/8 माइनस का, ये 3/8, बाकी सेम है शायद। बाकी क्योंकि एक p काट चुके हैं ना अपन, तो ऊपर क्या बचा? क्यू पावर 4 अपॉन पी क्यूब, यहाँ भी क्यू पावर 4 अपॉन पी क्यूब, तो ये कितना बचेगा? 1/8 पी क्यू, क्यू पावर 4 -3 क्यों? नहीं, 8 है ना, यहाँ 3/8 -2/8 कितना होगा? 1/8 ही होगा, और अपॉन पी क्यू कुछ ऐसा। ठीक है, और ये क्या है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 तो क्या बनेगा? मिनिमम, और मिनिमा जहां बनेगा वहां शेप ऐसा आएगा। अब बात यह है कि ये इस वाली स्थिति पर ऊर्जा क्या होगी, वो वाला आंसर क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू रखेंगे ना उस पॉइंट पर, जैसे हमने यहाँ पे आर की वैल्यू रखी होगी, तो आर की वैल्यू 5/2 रखने पर अपने को मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम मिलेगा। और वो मैक्सिमम जो मिलेगा इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी आर बराबर 5/2 रखने पर, यहाँ कितना आया था? 25/4,
माइनस या प्लस? प्लस। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे रख लेना, आ जाएगा। लगा सकते हैं, है ना? बिल्कुल वही लगाना चाहिए। अपन ने बात भी की थी कि जब भी द्विघात क्वाड्रेटिक हो बेटे, तो क्वाड्रिक में अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो, पॉजिटिव, तो हमेशा अपने को इस प्रकार के ग्राफ नजर आते हैं। और इस प्रकार के ग्राफों में यहाँ पर क्या नजर आता है मैंने, यानी कुल मिलाकर मुझे ये पता लग गया कि यहाँ पर साम्य कैसा होगा, स्थायी साम्य किस बिंदु पर होगा। तो एक बार अवकलन कर लेते हैं, du बाय dx, ये हो जाएगा 4x माइनस 8x बराबर 2, x बराबर 2 पर। और वही स्थायी साम्य है, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जहां मिलेगी, किस बिंदु पर मिलेगी, x बराबर 2 पर ही मिलेगी। x बराबर 2 यहाँ रख देंगे, तो 8 माइनस 16 प्लस 5 माइनस का 3। ज्यादातर उलझाने वाले क्वेश्चंस ना इस पैटर्न पे होते हैं, तो इस पैटर्न में थोड़ा कैलकुलेशन धैर्य पूर्वक करनी पड़ेगी। ईएलपी में भी आपने देखा है, वो लिखा है ना a/r⁻6 माइनस b/r⁻12 वाला, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। थोड़ा अवकलन करते टाइम घातों को नीचे से ऊपर ले जाना, चिन्हों का ध्यान रखना, ये थोड़ा सा क्रूशियल हो जाता है। तो जब भी ऐसा सवाल आए, थोड़ा सा सावधानी से करें। देखा? इसमें कितना आ जाएगा वो, स्थायी आ रहा है ना मिनिमम, यू मिनिमम कितना है इसमें, रखा होगा ना मान आपने, 2 रख के देख लेता हूँ मैं। 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4 क्यू स्क्वायर अपॉन, तो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं बात को लेके। कुछ अपने को ऐसे भी सवाल दिखाए जाएंगे जिनमें पोटेंशियल एनर्जी का तो दिया जाएगा ग्राफ, और उस पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ को देखकर आपको बल का ग्राफ बनाना होगा। तो बढ़ू आगे फिलहाल यहाँ से, आंसर्स लिख लो। नोट पूरा आप क्या करोगे घर पे कर लेना, सॉल्व कर दिए गए हैं। आंसर्स लिख लो आप लिखना चाहो। अपन सबसे पहले लिख देते हैं कि एफ कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। और जैसे अपने से पूछा गया, अपने से कहा कि आपके पास ग्राफ है कुछ ऐसा, फर्स्ट ग्राफ है ये, यहां से इस तरीके से और फिर इस तरीके से, 0 से x1 और x2, और आपको एफ एक्स
ग्राफ बनाना है। बताओ पहला वाला, इस ग्राफ में सबसे पहला हमारा काम यहाँ पर क्या रहना चाहिए? जैसे ये मान लिया मैंने एक्स एक्सिस, ये मान लिया मैंने एफ एक्सिस। पहले तो डी यू बाई डी एक्स जो भी है, डी यू बाई डी आर जो है, इसके लिए क्या करना है? ढाल निकालना है, हाँ के ना? तो यहाँ ढाल कैसा है? पॉजिटिव। और सरल रेखा है तो यहाँ पर ढाल पॉजिटिव होने के साथ साथ क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट ढाल यहाँ पर अपने को दिख रहा है, उसको किससे गुणा करना है बेटा? माइनस से। यानी जो इस अंतराल में 0 से x1 के अंतराल में जो हमारा बल आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव कांस्टेंट। आया? कोई दुख यहाँ तक की बात? no. इसके आगे x1 से x2 में क्या है? ढाल कैसा है बेटे? कांस्टेंट तो है, और ये कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव कांस्टेंट, ये ढाल। और ढाल अगर नेगेटिव कांस्टेंट है तो बाहर क्या है? तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये ग्राफ बनेगा, कुछ भी नहीं बता। यहां पर बात करें तो सबसे पहले यहां से यहां तक में ढाल कैसा है? 0। यानी कुल मिलाकर x1 तक में बल क्या बनेगा? 0 बनना चाहिए। इसके बाद x1 से x2 में, तो यहां पर ये ढाल कैसा है? नेगेटिव कांस्टेंट। तो बल कैसा होगा? पॉजिटिव कांस्टेंट। और यहां पर ये ढाल कैसा है? पॉजिटिव। तो बल कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। कहां तक? x3। सोच लो, देख लो, कर पाओगे तो ठीक, अदरवाइज बात और कर सकते हैं शायद।
वेव वेव ऐसा नहीं होती है, बहुत अलग अलग तरीके की होती है। नहीं, वो साइनोसॉइडल चलता है वहाँ पे, वो अलग रहता है। ये स्क्वायर वेव का फॉर्म रहता है, स्क्वायर वेव सिलेबस में नहीं होती। चलिए बढ़ते हैं आगे। और हमने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की फिलहाल तक में बात की है, और कुछ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर आधारित हम कंडीशनें सीखने जा रहे हैं। गौर से समझिएगा, आने वाले कुछ सवालों में आप क्या कर रहे होंगे, इस चीज को पहले तो महसूस करना सीखो। कि जैसे मान लो कोई चीज रखी हुई है कहीं पे जमीन पे, और आप उस वस्तु को उठाकर कहीं दूसरी जगह प्रतिस्थापित कर रहे हो। तो जब आप किसी वस्तु को उठाकर किसी एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, तो जो भी वो संयोजन है, संयोजन मतलब पृथ्वी और वो द्रव्यमान मिलके क्या बना है, एक निकाय। और पृथ्वी और वो द्रव्यमान मिलके निकाय बना है, तो निकाय की क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। हमने एक स्टेटमेंट लिखा था कि स्थितिज ऊर्जा कभी भी एकल द्रव्यमान के लिए परिभाषित नहीं है, वो एक निकाय के लिए परिभाषित है। यानी उस निकाय की क्या हो जाती है, वो आंतरिक बलों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा। यानी अगर मैं परिभाषित करूं स्थितिज ऊर्जा को, तो मैं शायद ये भी कह सकता हूं कि निकाय के आंतरिक संरक्षी बल, आंतरिक संरक्षी बल जब कार्य करते हैं, तो उस कार्य के, उस किए गए कार्य के विपरीत चिन्ह के बराबर स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। यानी डेल्टा यू बराबर माइनस ऑफ डब्ल्यू कंजर्वेटिव। ओके ना, डेल्टा यू बराबर माइनस ऑफ डब्ल्यू कंजर्वेटिव। यानी कुल मिलाकर हमें देखना यह है कि अगर मैं एक जगह से किसी दूसरी जगह पर उस निकाय को, जैसे मान लो एक द्रव्यमान यहां रखा है, एक यहां रखा है, और इस द्रव्यमान को, ये एक संयोजन है, एक अरेंजमेंट, कन्फ्यूगरेशन बोलते हैं, एक व्यवस्थित व्यवस्था बोलते हैं। और इस व्यवस्था को अगर मैं चेंज करके यहां से यहां ले जाऊं, तो मुझे पता है यहां से यहां ले जाने में जो भी इन दोनों के बीच में संरक्षी बल है वो कार्य करेंगे। वो कार्य करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा या तो बढ़ेगी या घटेगी, वो मुझे पता नहीं है, वो मुझे देखना पड़ेगा सवालों के हिसाब से कि दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को कम होना है या ज्यादा होना है। पर जो भी चेंज यहां पर आना है, उन चेंजों की हम बात करना चाहते हैं। तो आप हेडिंग लिखें पहले तो, कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? अभिविन्यास, विन्यास, अभिविन्यास कहते हैं। चलो लिखिएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बिना, गतिज ऊर्जा में हेडिंग है, हेडिंग, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बिना निकाय के अभिविन्यास में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बिना निकाय के अभिविन्यास में परिवर्तन। आप क्या सीखेंगे, पहले तो एक चीज मैं आपको यहां पर क्लियरली बता देता हूं कि आप यहां पर जब जब डेल्टा यू की बात करेंगे, आपको शायद माइनस ऑफ डब्ल्यू कंजर्वेटिव पता होना चाहिए। पहली चीज, अगर आप यहां पर गौर से देखेंगे तो पहला, गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए, गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए अगर अपन बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं बेटे, हम कहते हैं कि यदि यहां पर ये क्या है, ग्राउंड, और यहां से अगर अपन किसी बिंदु को ए से बी तक लेकर जाते हैं, तो शायद हमने लिखा भी था और हमने कहा था कि अगर ए से बी तक ले जाने की बात आती है, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की बात आती है, तो वो कैसा होगा परिवर्तन, धनात्मक। क्यों धनात्मक बेटे, ऊंचाई बढ़ने पर, हमने कहा था गुरुत्वीय क्षेत्र में जब ऊंचाई बढ़ेगी तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊंचाई कम होगी तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा,
सिंपल पहले से जानते हैं अपन, थोड़ी सी कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा बस अरेंजमेंट आपको प्रॉपर ध्यान दे इसलिए ये चीज बताना चाह रहा हूं। और अगर यही चीज मैं यहां पर कुछ उल्टा कर दूं, यू ए माइनस यू बी, यानी कुल मिलाकर मैं कहां से कहां तक लाने की बात कर रहा हूं, बी से ए, बी से ए, तो अपना काम यहां से क्या हो जाएगा, माइनस एम जी एच। और बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर दूसरा स्प्रिंग के लिए, और स्प्रिंग के लिए हमने क्या सीखा है उसको एक बार मैं आपको समझाता हूं, कि जब कोई स्प्रिंग इस प्रकार से है और अपनी नेचुरल लेंथ पर है, तो हमने कहा था कि जब हम इसे नेचुरल लेंथ से इस तरफ कंप्रेस करते हैं, पिचकाते हैं, या नेचुरल लेंथ से फैलाते हैं, इसको इलोंगेट करते हैं, उस स्थिति में यदि मैं इसे x1 से या x इनिशियल से x फाइनल तक, मीन पोजीशन से x1 से x फाइनल तक दूर ले जाता हूं, तो हमने क्या सीखा था कि डेल्टा सॉरी वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ के, और यहां लिखा था x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का, है ना। और जब हम यहां पर बेटे डेल्टा यू की बात करेंगे, तो आपने क्या सीखा, डेल्टा यू इज माइनस ऑफ डब्ल्यू कंजर्वेटिव, और यहां वो कंजर्वेटिव बल कौन है, स्प्रिंग। तो मैं डेल्टा यू को माइनस ऑफ डब्ल्यू स्प्रिंग लिख सकता हूं ना, और डब्ल्यू स्प्रिंग लिखने के लिए माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। और आप समझ रहे हैं कि अगर यहां पर एक्स एफ बड़ा है, एक्स एफ बड़ा है का मतलब इस जगह से इसे और ज्यादा पिचकाया जा रहा है, या इस माध्य इस नेचुरल लेंथ से और ज्यादा खींच कर फैलाया जा रहा है, यानी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से यहां पर मान लो थोड़ा सा विस्थापन है, उदाहरण के लिए 2 सेंटीमीटर मान लू, और मैं 2 सेंटीमीटर से बढ़ाकर इसमें 4 सेंटीमीटर कंप्रेशन देना चाहता हूं, तो 2 सेंटीमीटर से पिचका के 4 सेंटीमीटर अगर देता हूं इसको विस्थापन, तो कौन बड़ा है, एक्सएफ की एक्सआई, एक्सएफ बड़ा है तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसा होगा, धनात्मक। यानी जितना हम माध्य स्थिति उस नेचुरल लेंथ से जितना ज्यादा पिचकाएंगे या जितना ज्यादा खींचेंगे, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, धनात्मक। या जितना हम उल्टा दूर से उस नेचुरल लेंथ की तरफ लाएंगे, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, ऋणात्मक। कुल मिलाकर जितनी ज्यादा स्प्रिंग पिचकेगी, स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा संचित होगी, हाँ के ना। स्प्रिंग जितनी नेचुरल लेंथ की तरफ आएगी, उतनी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कम होगी, ठीक है। ये चीज यहां से मैटर करेगी, याद रहेगी ना। तो बिल्कुल यहां से स्प्रिंग के लिए अपना कुछ ऐसा हो गया, इतना भी दिमाग नहीं लगाए, आप तो सिंपल सा प्रोसेस इस फॉर्मूले पर काम कर ले, क्योंकि स्प्रिंग को एक तो ग्रेविटी में तो क्या होता है, थोड़ा सा फील करना आसान रहता है बेटा, कि यहाँ है, यहां से ऊपर जाऊंगा, जितना ऊपर जाऊंगा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन धनात्मक होगा, नीचे आऊंगा ऋणात्मक होगा। स्प्रिंग में वैसे मैंने बात बताने की कोशिश की है कि जितना आप नेचुरल लेंथ के करीब आएंगे, स्थितिज ऊर्जा में उतनी कमी होगी, और जितना नेचुरल लेंथ से दूर, अब वो दूर आप इधर भी जा सकते हो या नेचुरल लेंथ से इधर भी जा सकते हो, जितना ज्यादा दूर जाओगे स्थितिज ऊर्जा उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, किसमें, स्प्रिंग में, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा संचित होती जाएगी, यानी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन उतना धनात्मक देखने को मिलेगा। और वही चीज आप यहां से भी समझ सकते हो कि जितना ज्यादा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू देखना है, उसके लिए एक्सएफ क्या होना चाहिए, बड़ा एक्स आई से। और ये एक्सएफ और एक्स आई नापने कहां से है बेटे, सब चीजें नेचुरल लेंथ एक्स बराबर 0 से नापते हैं, ठीक है बेटर, ओके। चलिए, तो ये सब देख लेंगे अपन, अभिविन्यास पर आधारित कुछ सवाल करते हैं। जैसे एक साधारण सवाल में बिल्कुल बेसिक सवाल यहां से लेता हूं। अभिविन्यास से मेरा मतलब क्या है, इस चीज को समझिएगा।
सबसे पहले आप यहां पर बात करें कि जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है वो क्या कहती है बेटे, डब्ल्यू ऑल इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई, है ना। इसको अपन लिखते हैं वर्क एनर्जी थ्रू। और डब्ल्यू ऑल में क्या क्या होते हैं, बाह्य बल, कंजर्वेटिव इंटरनल और नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल। इज इक्वल्स टू डेल्टा। हम क्या करना चाहते हैं, हेडिंग में क्या लिखा है अपन ने बेटे, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बिना। जैसे अभी मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं कोई एक वस्तु जमीन पे रखी हुई है, मैं उसे उठा के किसी ऊंचाई एच पर रख दूंगा और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक वस्तु को उठाकर कहीं से कहीं रख दिया है। अपन जानते हैं जब वस्तु धरातल पे रखी थी तो भी उसकी गतिज ऊर्जा क्या थी, और जब मैंने कहीं ऊंचाई पर रख दिया तो भी, यानी गतिज ऊर्जा में मेरा परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ वहां पर उस अभिविन्यास को बदलना चाहता हूं कि जो वस्तु पहले धरातल पर रखी थी अभी कहीं किसी ऊंचाई पर या किसी गहराई पर ले जाकर रखना चाहता हूं। हाँ कि ना। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ऐसे सवालों में जैसे मुझसे कहा जाएगा एक वस्तु ऐसे रखी हुई है, इस वस्तु को आप कहीं उठाकर ऊंचाई पर रख दो, या एक वस्तु ऐसे रखी हुई है जैसे मान लो ये बॉटल है, ये बॉटल मान लो पहले ऐसे रखी हुई है, इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर मैं क्या करूंगा, इसकी गतिज ऊर्जा जीरो है, मैं बिल्कुल यहां से गतिज ऊर्जा को जीरो बनाते हुए मैं इसको ऐसे व्यवस्थित करना चाहता हूं। अब बताइए इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन, इसकी स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित होगी कि नहीं होगी। अभिविन्यास बदला है ना, पहले ये बॉटल लेटी हुई थी, अभी अपन ने इसको खड़ा कर दिया, इसको खड़ा करने से इस अभिविन्यास में परिवर्तन नजर आया सबको, और इस अभिविन्यास में परिवर्तन के लिए क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, वो हम यहां से समझना चाहते हैं। तो गौर से देखिए, आपके पास कार्य ऊर्जा प्रमेय है, इस कार्य ऊर्जा प्रमेय यही बातें होती है। इसी डब्ल्यू कंजर्वेटिव को अपन क्या लिख देते हैं बेटे, माइनस ऑफ डेल्टा यू, हाँ के ना, पक्का ना। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल। और यहां पर हम कहेंगे कि जो असंरक्षी बल है यानी घर्षण वगैरह, इस स्थिति में घर्षण वगैरह का कोई काम नहीं होगा, सिर्फ अपन उस वस्तु के अभिविन्यास में या उस निकाय के अभिविन्यास में परिवर्तन कर रहे हैं। यानी इस प्रकार से लग रहे असंरक्षी बलों का कार्य भी, क्या मान रहे हैं, जीरो। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी जीरो। तो कुल मिलाकर उस अभिविन्यास को परिवर्तित करने के लिए बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा यू के बराबर। देख लो एक बार गौर से। यानी कुल मिलाकर यहां इस निकाय में क्या रहा, प्रारंभ में भी गतिज ऊर्जा, इसको खड़ा किसने किया, हमने, इसके अभिविन्यास में परिवर्तन हमने किया, और हमने कितना परिवर्तन, हमने कितना कार्य करना यहां पर उचित समझा, तो आपको समझ आ गया हमें उतना ही कार्य करना है जितना इस वस्तु के अभिविन्यास में परिवर्तन के लिए स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। यानी जो भी परिवर्तन हुआ है इसके अभिविन्यास में हुआ है, इसकी स्थितिज ऊर्जा में हुआ है, और करने वाला कौन, हम बाह्य बल। ठीक है बात। तो कोई दिक्कत यहां पर, याद रहेगी ना ये चीज कि हम अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो हमें ऐसा सिस्टम लिखना पड़ेगा। एक बार इसमें फटाफट से लिख लो जल्दी से।
चले लिखा ना उधर का, किसने लिखा? लिख ले यार भाई यार। हाँ चलिए, अब कुछ सिंपल क्वेश्चंस एक बार शुरू कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है और m बराबर 5 kg है, और आपसे कहा है कि इस वस्तु को उठाकर आपको किसी h ऊंचाई 10 मीटर पे रखना है, और आपसे पूछा गया कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। तो बोलो, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर देखना है डेल्टा यू, और हमने कहा है कि अगर मैं यहाँ से इसे ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ, 5 किलो द्रव्यमान है, तो क्या लिख दूंगा, प्लस का एम जी एच। तो डेल्टा यू जो भी आ जाएगा m 5g और 10, तो 500 जूल। दूसरी चीज यहाँ पर इसने कहा कि बाह्य बल द्वारा कितना कार्य होगा, तो वही बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य W एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो क्या हो जाएगा, 500 जूल ही हो जाएगा। यानी जितना स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ वो हमारे बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ही वास्तव में वहां पर वो परिवर्तन कर रहा है। सवाल लिखें। दी गई छड़ को दी गई छड़ को ऊर्ध्वाधर स्थिति से दी गई छड़ को ऊर्ध्वाधर स्थिति से क्षैतिज स्थिति में रखने के लिए गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य क्या करो। गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ज्ञात करो। यानी गुरुत्व के विरुद्ध कौन से कार्य की बात कर रहे हैं हम, डब्ल्यू एक्सटर्नल की, हाँ के ना। अब डब्ल्यू एक्सटर्नल किसके बराबर होगा बेटा, डेल्टा यू के। अब डेल्टा यू कैसा पता लगेगा, तो किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए जब हम बात करते हैं एम जी एच, कितना उसका हाइट बढ़ा, कितना उसका हाइट कम हुआ, ये हाइट वगैरह जहां से मेजर की जाती है किसी भी वस्तु के लिए, वो कहां पर मेजर की जाती है, उसके द्रव्यमान केंद्र पर। यानी कुल मिलाकर मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि इस छड़ को यहां से यहां उठाने में इसकी कितनी ऊंचाई बढ़ी। तो ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा, इस वाले बिंदु की ऊंचाई कितनी बढ़ी, एल, इस वाले की एल से थोड़ी, इसकी एल से थोड़ी और, इसकी एल बाय, इसकी कुछ और एल बाय 2 से भी कम। यानी हर बिंदु का यहां से
ऊंचाई अलग अलग लेवल पे बढ़ रहा है। आप इस पूरी वस्तु का द्रव्यमान कहां पर केंद्रित मान सकते हो? सेंटर ऑफ मास पर। और कोई भी छड़ हो गई, इस प्रकार से कोई भी यूनिफॉर्म ज्यामिति हो गई, जिसको अपन कहते हैं यूनि सममित द्रव्यमान वितरण, जो भी अपन मान सकते हैं। तो सममित द्रव्यमान वितरणों के लिए हम हर एक जगह पर क्या कहते हैं कि उनका द्रव्यमान केंद्र उनके ज्यामितीय केंद्रों पर होता है। और ज्यामितीय केंद्र जो हो जाएगा इसका, वो कहाँ हो जाएगा? और यानी पहले सारा द्रव्यमान m मैंने कहा मान लिया? यहाँ। अभी सारा द्रव्यमान m में कहा मान लूंगा? यहाँ। तो m द्रव्यमान के लिए वास्तव में एक्चुअल ऊंचाई में परिवर्तन कितना हुआ? L/2। तो यहां पर ऊंचाई बढ़ रही है ना, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? प्लस कितना द्रव्यमान मानना है? mg, और यहां पर h की जगह L/2।
बोलो इसमें। स्थिति 1 से 2 आने की हम बात करते हैं। हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की बात करते हैं। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आपने सीखा है, हमने कई बार ये बातें रिपीट की है कि जो भी परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? ऊर्ध्वाधर विस्थापनों के कारण। तो यहाँ ऊर्ध्वाधर विस्थापन के लिए मैं ऐसे लाइनें बना सकता हूं बेटा, ये लाइन यहाँ, ये लाइन यहाँ, और दोनों रेखाओं के बीच का ये ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना है? और हम बात कर रहे हैं डेल्टा यू के लिए। और आपने ये भी सुना है कि हम अगर 1 से 2 आ रहे हैं यानी ऊंचाई में कम हो रहे हैं, यानी गहराई पर आ रहे हैं, तो जो भी स्थितिज ऊर्जा है उसमें परिवर्तन ऋणात्मक होगा। कितना द्रव्यमान जी और कितना विस्थापन, ठीक है। यहां पर अगर अपन बात कर दें तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू क्या हो जाएगा? माइनस एम जी। और एच निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे हम? यहां एक रेखा खींच दें, यहां एक रेखा खींच दें। ये वाली कुल कितनी है? मुझे क्या ये वाली चाहिए? ये वाली हाइट चाहिए ना बेटा अपने को। तो ये वाली कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक? तो ये आर है, ये कोण थीटा है, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, सिर्फ यहां से यहां। तो हमारे पास जो ये एच आ जाएगा, ये एच कितना आ जाएगा? आर माइनस आर कॉस थीटा। पहले भी की थी अपन ने ऐसी बातें। बिल्कुल यहां से हम क्या लिख चुके होंगे? आर कॉमन लेकर 1 माइनस कॉस थीटा एच, तो ये हो जाएगा आर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस। एक इस प्रकार से एक चेन है जिसमें अपन जब m कॉमा एल लिखते हैं, इसका मतलब समझ आता है ना? इस संपूर्ण चेन का द्रव्यमान m और लंबाई l मानते हुए, और फिलहाल टेबल जो है ना, इस टेबल को मैं स्मूथ मान रहा हूं। स्मूथ मानने के पीछे क्या कारण है वो मैं आपको समझा देता हूं कि हम यहां पर क्या बताना चाहते हैं। ठीक है बेटा, है ना? तो हमने कहा कि एक चेन रखी हुई है और चेन यहां पर स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है। सवाल लिखेंगे, सवाल लिखेंगे। चेन का लटका हुआ भाग, चेन का लटका हुआ भाग इसकी लंबाई का 1/n गुना है। इसकी लंबाई का 1/n गुना है। तो इस लटके हुए भाग को, तो इस लटके हुए भाग को टेबल के ऊपर व्यवस्थित करने में, टेबल के ऊपर व्यवस्थित करने में या रखने में, जो भी शब्द, टेबल के ऊपर व्यवस्थित करने में या रखने में किया गया कार्य ज्ञात करो।
जो जो भाग ऑलरेडी टेबल के ऊपर रखा है उसमें अपने को कोई कार्य, अपना जो भी कार्य होगा वो सिर्फ लटके हुए द्रव्यमान के लिए होगा। और इस लटकी हुई लंबाई को क्या बोल सकते हो बेटा? L/n। तो ये द्रव्यमान भी कितना हो जाएगा? m/n। और इस संपूर्ण लटके हुए द्रव्यमान को आपको कहां रखना है? जैसे ये पेन इसे कहां रखना है? टेबल के। और पेन को टेबल के ऊपर रखना है, तो इस संपूर्ण लटके हुए द्रव्यमान को कहां माना जाएगा? द्रव्यमान केंद्र पर। हाँ कि ना? यानी कुल मिलाकर ऐसी परिस्थितियों में जैसे हमने छड़ में काम किया था कि छड़ का संपूर्ण द्रव्यमान कहां माना था? द्रव्यमान केंद्र पर। तो इस उस ऊपर वाले से तो कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा काम है इस वाले चेन का सारा द्रव्यमान कहां यहां केंद्रित मान सकता हूं। और ये केंद्रित द्रव्यमान मुझे इतनी हाइट उठाना है कि नहीं उठाना है? समझ रहे हैं ना बात को? और ये द्रव्यमान केंद्र यहां से कितनी हाइट की बात कर रहा है? L/2n। इतना ऊंचाई मुझे इसे ऊपर ले जाना। और हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। तो W एक्सटर्नल इस परिस्थिति में किसके बराबर हो जाएगा? और डेल्टा यू क्या ऊंचाई हम बढ़ा रहे हैं बेटे? तो प्लस का m की जगह m/n इंटू जी इंटू एच, और h की जगह L/2n। तो क्या हो जाएगा? प्लस mgl/2n स्क्वायर। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट, बहुत सड़े सड़े कॉन्सेप्ट है और इन्हीं पर सवाल बनते। थोड़ा सा टुकड़ों में सीखें कि अपने को यहाँ पर क्या चीजें सोचनी है। कि जब भी मैं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा या उसमें परिवर्तन की बात करता हूं तो मैं लिखता हूं mgh। जी, जब जब हम अर्थ के इस बिल्कुल नजदीकी क्षेत्र में रहेंगे तो जी गुरुत्वीय नियतांक क्या रहेगा? कांस्टेंट। उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। एम, जितने द्रव्यमान का आप क्या अभिविन्यास में परिवर्तन कर रहे हैं, सिर्फ उस एम की बात करूंगा। पूरी चेन का मास देखने जाऊं तो कितना है? पर यहां अभिविन्यास में परिवर्तन किसके लिए किया जा रहा है? जो भाग लटका हुआ है। और वो सिर्फ और सिर्फ m/l है। ये बात सबको समझ आती है। और अब उस अभिविन्यास के लिए हम उस द्रव्यमान वितरण चेन है कि नहीं है? पर उस अभिविन्यास में हम सारा द्रव्यमान कहां केंद्रित मानेंगे? द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित मानते हुए उसका परिवर्तन यहां पर बताएंगे। इसीलिए मैंने पूरी एल लंबाई के लिए फॉर्मूला ना लगाकर सारे द्रव्यमान को L/2 पर मान लिया, यानी L/2n पर मान लिया। और यहां से टेबल की ऊंचाई जो है मात्र आधी है इस पूरे हिस्से की। ठीक है, ओके। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखें। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक 200 न्यूटन प्रति मीटर है तथा प्रारंभ में यह 2 सेंटीमीटर विस्तारित है। तथा प्रारंभ में यह 2 सेंटीमीटर विस्तारित है। विस्तारित मतलब ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर खींची हुई है। सवाल लिखते हैं। इसको 2 सेंटीमीटर से इसको 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर विस्तारित करने में किया गया कार्य ज्ञात करो। सिर्फ कहां से कहां तक का बताना है? 2 से 4 वाला। 2 से 4 सेंटीमीटर विस्तारित करने में किया गया कार्य ज्ञात करो।
12 जूल, 1200 जूल, 0.12 जूल। बेटा सेंटीमीटर है कुछ चीजें, उन्हें कौन देखेगा, ये के न्यूटन मीटर में है, ये एसआई में है। तो बढ़िया क्या होता है कि उस सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, फिर सॉल्व करो। आपको जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है वो पता करना है, और वो किसके बराबर होता है, डेल्टा। और डेल्टा यू का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। के कितना है, 200। एक्स फाइनली कितना लेना है, 4। तो क्या लिख दूं बेटे मैं, फाइनल एक्स को 4/100। और प्रारंभ में कितना दे रखा था, 2/100। मुझे सिर्फ 2 से 4 तक ले जाने में उस खिंचाव के लिए, 2 से 4 के खिंचाव के लिए कार्य, बाह्य कार्य बताना है। तो ये यहां से कितना हो जाएगा, 100। और ये यहां से हो जाएगा, नीचे से ऊपर ले जाना हो, सारे हो जाने चाहिए की कोशिश की जाती है। और उनको लगता है कि डर से ये सवाल गलत हो जाना चाहिए, पर कॉन्सेप्ट जो है जैसा है उसको अपने को ध्यान रखना है। फॉर्मूला नहीं रटना है कि मैं mgl/2n² रट के बैठ जाऊं और कुछ ना कुछ वैसे कर लूं। आपका पूरा काम बस उस लटके हुए भाग की लंबाई देखकर द्रव्यमान केंद्र पर होना चाहिए, जिससे आपका आंसर आ जाए। कोई चीज यहाँ पे अपने को अलग से रटनी नहीं है। अगर रटने की कोई बात है तो वो एक बात है कि गुरुत्वीय क्षेत्र में जब स्थितिज ऊर्जा ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी प्लस mg, नीचे आएंगे तो घटेगी माइनस mg। स्प्रिंग के लिए हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल। ये फॉर्मूले अपने को याद रहने चाहिए, इनको रटो। बाकी सवाल उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो जाएंगे। अगला सवाल लिखता हूं मैं। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर खींची हुई स्प्रिंग में, 5 सेंटीमीटर खींची हुई स्प्रिंग में स्टोर्ड मतलब हिंदी संचित स्थितिज ऊर्जा, संचित स्थितिज ऊर्जा U है। तो जब इसे 10 सेंटीमीटर, तो जब इसे 10 सेंटीमीटर खींच दिया जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा होगी। सीधा सा है, बस हमने यहाँ पर ये नहीं कहा कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन या किया गया बाह्य कार्य क्या होगा। हमारा सिंपल सा सवाल यहाँ पर ये था, हमारा बेसिक सा सवाल सिर्फ ये है कि कोई इस प्रकार से स्प्रिंग है और वो अपनी नेचुरल लेंथ से कितनी खींची हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो उस स्थिति में अपनी स्थितिज ऊर्जा को क्या लिख दिया जाएगा, हाफ के
5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। और अब अपन ने यहां से इसे कितना विस्तारित कर दिया, 10। तो इसकी स्थिति ऊर्जा को अब अपन u डैश लिखकर क्या लिख देंगे, हाफ के 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देना। अपने को पता है x यहाँ 5 से बढ़कर 10 हो गया। अगर x 2 गुना होता है तो स्थिति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। और वही चीज यहाँ से भी देख सकते हो, u अपॉन u डैश, ये कटा 5/10 यानी 1/2 का स्क्वायर, और ये u डैश आ जाएगा 4। इसमें लिखना, इसी सवाल में, मतलब अगला सवाल लिख लो चलो। उपरोक्त प्रश्न में उपरोक्त प्रश्न में 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर खींचने में आवश्यक कार्य ज्ञात करो। कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर खिंचाव वाली स्थिति ऊर्जा को आपने क्या कह दिया, u। आपको यहाँ पर किया गया बाह्य कार्य बताना है कहां से कहां तक, तो आप क्या लिख देंगे, हाफ के 10 का माइनस 5 का, क्योंकि आपको तो 5 से 10 लेके जाना है ना बेटा, और जो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होगा उतना ही कार्य आपको करना है। और यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा, हाफ के और 100 का स्क्वायर माइनस ये, तो कितना हो गया, 75। और इसको क्या लिख सकते हो, हाफ के 25 × 3, और यही क्या है, यू। अरे हाँ, तो क्या हो गया, अरे कुछ मत कर, ये रहा ना जो भी है सब कुछ, ये यहाँ जो इकाई है वही इकाई यहाँ होगी ना। तो बस जो चीज यहाँ पर हाफ के इंटू 5 का स्क्वायर या 5/100 का स्क्वायर जो भी है, इसी पूरे मान को हम यहाँ पर क्या मान लिए, या यूं समझ लो ना कि पहले यहाँ पर जब 5 सेंटीमीटर विस्तारित है तो स्थिति ऊर्जा कितनी, 10 होने पर स्थिति ऊर्जा कितनी, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन कितना, और जितना स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होगा उतना ही कार्य बाह्य बलों द्वारा किया जाना है, तो वो 3u ही होगा। ऐसे सड़े सड़े सवाल आपको बहुत सारे मिलेंगे मॉड्यूल में और ईएलपी में गिनोगे ना तो कम से कम 12 से 15 सवाल मिल जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही, कुछ से कुछ, 2 से 5, 2 से 8, 4 से 10, 4 से 12, ऐसा विस्थापनों के सवाल। और कॉन्सेप्ट सब में बस एक ही ध्यान रखना, फॉर्मूला, और कुछ भी अलग से चीज नहीं है। एक आध और देखते थे अपन, दो भिन्न भिन्न स्प्रिंगों दो भिन्न भिन्न स्प्रिंगों, ब्रैकेट में लिखना K1 कॉमा K2, K1 कॉमा K2,
तो दोनों के लिए बाह्य बलों द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात ज्ञात करो। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, बेसिक, कि अपने को यहां पर क्या चीज अप्लाई करनी है कि स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और विस्तार समान है, तो यहां से डब्ल्यू एक्सटर्नल का जो अनुपात आ जाएगा वो K1 बाय हो जाएगा। तो सीधा सा लिख लो, डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर डेल्टा यू बराबर हाफ के एक्स वन स्क्वायर, हाफ K1 एक्स स्क्वायर। W external 1 is equals to half K1 x square upon W external 2 is, यहां से ये हो जाएगा हाफ K2 x स्क्वायर, तो K1 बाई K2। दूसरा लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट दूसरा लिखना। एक और क्वेश्चन, दो भिन्न भिन्न स्प्रिंगों, अरे अनुपात है वो दीदी, दो भिन्न भिन्न स्प्रिंगों, ब्रैकेट में लिखना K1 K2, पर समान बल लगाकर विस्तारित किया गया है। स्प्रिंगों में संचित स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करो। बोलिए जल्दी, क्या समान करना है यहाँ पर? बल समान करना है, और अपने को अनुपात U1 U2 का निकालना है। तो U जिसे आपने क्या सीखा है कि अगर हम यहाँ पर प्रारंभिक विस्तार को क्या मान लेते हैं 0, और यहाँ पर अंतिम विस्तार कितना है x, तो इसे क्या लिखा गया था, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये U। और हम यहाँ पर बलों के साथ बलों का अनुपात निकालना चाह रहे हैं, शायद नहीं, समान बल लगा रहे हैं, समान बल लगाकर कुछ काम करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी वो गतिज ऊर्जा जैसा वो सिस्टम बनाएंगे। देखना ध्यान से, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर है, इसको के से ऊपर नीचे गुणा कर सकता हूँ। ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे, और ये चीज क्या है, के एक्स बल। के एक्स क्या है बेटे, तो के एक्स बल है, तो के का और एक्स का स्क्वायर मिलके क्या बन जाएगा, अपॉन बराबर यू। और अभी मुझसे क्या कहा गया है कि आप समान बल लगा रहे हैं,
तो स्थितिज ऊर्जा और उस के में संबंध कैसा हो जाएगा? तो अगर मैं यहां से U1 बटे U2 निकालना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा? K2 बाई K1। होगा। एक और सवाल लिखो। दो भिन्न भिन्न स्प्रिंगों दो भिन्न भिन्न स्प्रिंगों ब्रैकेट में फिर से K1 कॉमा K2 दो भिन्न भिन्न स्प्रिंगों पर क्रमशः F1 F2 बल लगाकर क्रमशः F1 व F2 बल लगाकर उन्हें विस्तारित किया जाता है उन्हें विस्तारित किया जाता है जिससे उनकी संचित स्थितिज ऊर्जा समान हो जाए जिससे उनकी स्थितिज ऊर्जा समान हो जाए। F1 बटे F2 ज्ञात करो। F1 बटे F2 ज्ञात करो। हाँ जी। हो जाएगा ना। अपने को यहाँ पर U बराबर कर देने हैं और U जैसे ही बराबर करेंगे, ये फॉर्मूला देखो ये वाला, और U जैसे ही बराबर करेंगे हमें क्या लिखने को मिलेगा? F1 स्क्वायर अपॉन 2K1 बराबर F2 स्क्वायर अपॉन 2K2। और हमने 2 से 2 उड़ा दिया और मुझे F1 और F2 का अनुपात निकालना है। तो F1 और F2 का स्क्वायर बराबर K1 अपॉन K2। तो स्क्वायर हटाने के लिए F1 बटे F2 को मैं लिख दूंगा अंडर रूट K1 अपॉन K2। एक और सवाल लिखिएगा। एक स्प्रिंग को
एक्स विस्तारित करने में, एक स्प्रिंग को एक्स विस्तारित करने में किया गया कार्य, एक स्प्रिंग को एक्स विस्तारित करने में किया गया कार्य W है। इसे y विस्थापन और देने में, y विस्थापन और देने में कितना कार्य करना पड़ेगा। थोड़ी सी लैंग्वेज मैं शायद नहीं लिखवा पाया हूँ सही, मैं आपको समझा देता हूँ कि इस सवाल में हम चाहते क्या है कि पहले से स्प्रिंग कितनी विस्थापित है, जिसमें कितना कार्य हो चुका है W। आप क्या चाहते हैं, अब x से y और विस्थापन दे दें आप। तो आपको यहां से यहां तक में जो कार्य चाहिए वो बताना है। ऐसा बोलिए बेटा। कितना आएगा, 1/2 k y y प्लस x का, क्या बोल रहे हो, ये क्या है, क्या जो बोलो ना, फिर जो है वो बोल दो। चलिए ध्यान से देखना, आप सबसे पहले तो ये लिख लेंगे, ये देख लेंगे कि आपको पता क्या करना है। आपको ये एक्स्ट्रा विस्थापन करने में किया गया कार्य पता करना है, और यहां से यहां तक की जो बात अपने को करनी है उसके लिए आप क्या लिखेंगे, आपको जो जानना है W ये वाला, वो हो जाएगा हाफ के एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
तो ये आपका अंतिम विस्थापन यही हो गया ना, x प्लस वाई, क्योंकि हमने क्या कहा है कि नापने सारे विस्थापन कहां से हैं, नेचुरल लेंथ से, और पहले से इसमें कितना था x, ये x इनिशियल ये x फाइनल, और बस इसी को एडजस्ट कराना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ये आ जाएगा k/2 वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो हम यहाँ से ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं, y कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा ky, 2 को अंदर भेज दूं तो ये हो जाएगा y/2 प्लस एक्स। ठीक है, हाँ वो कुछ और सवाल भी इसमें एडेड है, इसलिए वो शायद मैंने लिखवा दिया। अभी फिलहाल आप एक्स वाई के टर्म में शायद कुछ ऐसा लिख सकते हैं, डब्ल्यू के टर्म में भी लिख के देख लेना, पर एक्स वाई के टर्म में कुछ ऐसा लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। हाँ हाँ, फिर तो डिवाइड ही होगा, अगर अपन डब्ल्यू के रूप में करना चाहते हैं तो डिवाइड करके कर लेना, उसमें डब्ल्यू के फॉर्म में आ जाएगा। चलिए फिलहाल आप मुझे ईएलपी और मॉड्यूल दीजिए तुरंत। ईएलपी 5 पूरी निपटा लेना बेटा, ईएलपी 5 पूरी खत्म कर लेना। इसके अलावा ईएलपी 6 में, ईएलपी 6 में, ईएलपी 6 में क्वेश्चन नंबर 9 से 13, ईएलपी 5 पूरी और ईएलपी 6 में क्वेश्चन नंबर 9 से 13, और मॉड्यूल देना। मॉड्यूल में हमने कहां तक कर लिए थे, 50 तक हो गए थे। ठीक है, तो ये जो 60 से 67 जो है ना, 67 तक, ये आप पूरे कर लेना। यानी कुल मिलाकर अभी जो बचेगा एक्सरसाइज 1 में, एक तो शक्ति बचेगा, है ना, और एक यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण बचेगा। ठीक है, शक्ति और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण वाले ब्लॉक छोड़कर बाकी आप निपटा लेना पूरे, बीच में जो भी अपन ने छोड़े हो या ऐसा कुछ हो तो वो सब कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपना एक लेक्चर में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण अगले में खत्म हो जाएगा, उसके बाद शक्ति 2 लेक्चर मैक्सिमम मान के चलो, है ना, इतने में ये 3 में फिनिश हो जाएगा। होमवर्क अपना लगभग लगभग डन है। आप एक चीज और कर लेना, मैं एक्सरसाइज 3 का भी बता देता हूँ आज, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल है नहीं। एक्सरसाइज 3 भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, 4, 5, 7, 8, 10,
12, 13, 14, 15, थैंक यू। पार्ट रहेगा वो कंप्लीट वर्क पावर हो जाएगा, तो इसलिए पूरा वर्क पावर, पूरा न्यूटन्स लॉ और बेसिक मैथ्स